हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, एज यू ऑल नो, अब आपका इको का पेपर है एंड इकोनॉमिक्स में मैंने आपको इनिशियल वीडियोस में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए मैक्रो इकोनॉमिक्स के। हमने इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर कवर अप करा। रिमेनिंग जो लेफ्ट ओवर डेज बचे हैं आपके पास, अब आपके पास 6 to 7 डेज का टाइम है इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए। तो ईच एंड एवरी डे आप जैसे भी पार्ट सिलेबस कवर कर रहे हैं, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी। ये सब वही टॉपिक्स हैं बच्चों जो रिपीटेटिवली बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन जो है इन्हीं को रोटेट करके किसी भी फॉर्म में मिलता है आपको। तो बच्चों, इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से समझना है। स्टार्ट करते हैं बच्चों हम अब चैप्टर नंबर 2 इंडियन इकोनॉमी का जो आता है, जिसमें हम स्टडी करेंगे एग्रीकल्चर कैसी थी इंडिपेंडेंस के बाद। ऐसे ही इंडस्ट्रीज की कंडीशन क्या थी, यहाँ पर क्या चेंजेस आए। मतलब हमने इसे इंडिपेंडेंस से पहले वाला पीरियड पढ़ा लास्ट क्लास में, वहां एग्रीकल्चर तब कैसा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर तब कैसा था, फॉरेन ट्रेड कैसा था। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या सोचा गया कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1951 में बनाने की सोची गई इंडिपेंडेंस के बाद, फॉर 5 ईयर प्लानिंग होती थी 1956 तक के लिए। तो इस न्यू इकोनॉमिक प्लानिंग में जो भी अब आप नए नए चेंजेस लाएंगे, यहाँ पर कुछ स्टेप्स लिए गए, कुछ टारगेट सेट करे गए कि हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में जैसे सोचा गया रोड्स की कंस्ट्रक्शन, स्कूल्स, हॉस्पिटल डेवलपमेंट के बारे में सोचा गया इकोनॉमी की। तो इसमें ये आता है आपका बच्चों एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गोल्स क्या थे जो इकोनॉमी की प्लानिंग हो रही थी, इसमें गोल्स क्या सेट करे गए थे। गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लानिंग, जो 5 ईयर के लिए प्लानिंग करी जा रही थी प्राइम मिनिस्टर के अंडर में रहकर। डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स आए इंडिपेंडेंस के बाद। जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर हुए उन्होंने क्या सोचा, सबसे पहले जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग का सोचा कि उसमें डिफरेंट एरियाज में ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है। तो उन 5 ईयर प्लानिंग का गोल क्या था, बेसिक गोल क्या था कि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ हो। और किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ कब होती है, जब उसका जीडीपी इंक्रीज होता है। ग्रोथ कैसे आएगा, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इकोनॉमी की भी ग्रोथ जरूरी है और इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए जीडीपी मतलब टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जितने भी कंट्री के फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, दैट ऑल कॉन्स्टिट्यूट जीडीपी, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ ईयर। टोटल, जी स्टैंड फॉर ग्रॉस, दैट इज टोटल। टोटल प्रोडक्शन होगा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो एक कंट्री में जो भी जीडीपी, 3 सेक्टर्स होते हैं, तीनों सेक्टर से जो भी जीडीपी हो रहा है वो डिपिक्ट करता है कि किसी भी कंट्री की ग्रोथ कैसी है। फिर एक पॉइंट आता है बच्चों इसमें मॉडर्नाइजेशन, कि किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए जरूरी है कि उस कंट्री का मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। अब मॉडर्नाइजेशन दोनों सेंस में आता है बच्चों। मॉडर्नाइजेशन मतलब जो एस्पेक्ट था, जो डिफरेंस था मेल फीमेल वाला भी, मतलब उस सोशल आउटलुक को चेंज होना करना पड़ेगा। ये जो डिफरेंस आता था कि फीमेल वर्क नहीं करेंगी, फीमेल एजुकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, वी नीड अ चेंज इन सोशल आउटलुक सो दैट फीमेल लेडीज को भी ड्यू इंपॉर्टेंस मिल सके। तो एक तो था बच्चों सोशल आउटलुक जो है वो चेंज होनी चाहिए, एंड अदर था अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। जैसे पहले पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे थे, अब न्यू टेक्नोलॉजी को अगर हम अडॉप्ट करते हैं, न्यू सीड्स, न्यू फर्टिलाइजर, उससे हमारा एग्रीकल्चर जो है वो अच्छा हो सकता है, विच रिजल्ट इन हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी क्या होगा, अच्छा होगा। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी फार्मर्स का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए बहुत जरूरी है, सोशल आउटलुक में चेंज होना जरूरी है, एंड द मेन इज सेल्फ रिलायंस, कि हम दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट ना रहे, हम सेल्फ रिलायबल बने। सेल्फ रिलायंस इज व्हेन वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज, वी आर हैविंग सफिशिएंसी इन, वेदर वो फूड ग्रेन्स है या वेदर कोई भी कमोडिटी है, हम दूसरों पे डिपेंड नहीं रहते, हम अपनी कंट्री में खुद ही सब कुछ बना रहे हैं। इससे हमारी फॉरेन डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। इक्विटी, इक्विटी स्टैंड्स फॉर कि जब हमें एक अच्छा लेवल मिलता है, इक्विटेबल लेवल मिलता है, मतलब कोई आपके साथ नेगोशिएबल नहीं होता। यहाँ पर क्या है, आपको इंपॉर्टेंस मिलती है सभी कंट्रीज के लेवल पर भी। और यहाँ पर मेन बात हो रही है, 3 सेक्शंस होते हैं बच्चों, जैसे आप बोलते हो पुअर, मिडल एंड रिच। जब आप सारे तीनों लेवल्स ना रहकर सबको एक ही कंसीडर करते हो, दैट इज नोन एज इक्विटी।
एंड सेकेंडली इक्विटी मतलब हमारी कंट्री को भी एक अच्छा लेवल मिले, हमारी कंट्री भी दूसरी कंट्रीज के कंपैरेटिवली इक्विटेबल परफॉर्म करे, उसे आप कहेंगे इक्विटी। तो ये तो कुछ गोल्स थे जिसकी वजह से 5 ईयर प्लानिंग करी जा रही थी। इसके बाद आता है बच्चों कि हमारी एग्रीकल्चर की कंडीशन कैसी थी, ये आपको पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या था, अभी भी प्रोडक्शन का जो लेवल था वो क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर में लो था, मतलब उसमें कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं आया था। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। व्हाट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? एक फैमिली में बच्चों 4 to 5 पीपल की रिक्वायरमेंट है अगर काम पर, एंड वहां पर काम कर रहे हैं 10 to 15 पीपल, तो दैट इज नोन एज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। रिक्वायरमेंट नहीं है, स्टिल अननेसेसरी बहुत सारे लोग जॉब के लिए आ रहे हैं, वहां काम के लिए आ रहे हैं, तो दैट इज नोन एज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अभी भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी किस पर है, रेनफॉल पर, कि रेनफॉल होगी तो ही कल्टीवेशन हो पाएगा, एंड विच इज वेरी वेरी अनसर्टेन। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, अभी भी टेक्नोलॉजी कैसी थी हमारी, आउटडेटेड। अगर टेक्नोलॉजी अभी भी लेटेस्ट नहीं होगी, टूल्स इक्विपमेंट्स अच्छे नहीं होंगे, प्रोडक्टिविटी का लेवल, प्रोडक्शन क्या रहेगा बच्चों, डाउन रहेगा। सबसिस्टेंस फार्मिंग, अभी भी उनका थिंकिंग क्या थी कि हम वो ग्रोन अप करें उन क्रॉप्स को जिससे हमारा गुजारा चले, जो हमारी लाइवलीहुड के लिए जरूरी है, सबसिस्टेंस फार्मिंग। वो उसे सेल करने के लिए नहीं सोच रहे थे, कमर्शियल फार्मिंग के लिए नहीं सोच पा रहे थे। फिर सोचा गया अगर एग्रीकल्चर की कंडीशन अब भी इंडिपेंडेंस के बाद ऐसी रही, इसमें हमें चेंजेस लाने की जरूरत है। और वो कैसे रिफॉर्म्स होने की जरूरत है, दो ही बातें आएंगी उसमें, लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। लैंड में रिफॉर्म्स करके और ग्रीन रेवोल्यूशन करके हम इसमें इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। अब लैंड रिफॉर्म्स में बच्चों क्या आएगा कि जो इंटरमीडिएरीज हैं उन्हें हटा दिया जाए। इंटरमीडिएरीज होने की वजह से जो भी कल्टीवेशन होता था वो बहुत लोगों में डिवाइड हो जाता था, तो ये सोचा गया लैंड होल्डिंग की जो ओनरशिप है वो चेंज कर दी जाए। कैसे चेंज कर दी जाए, जो एक्चुअल कल्टीवेटर्स हैं उन्हें ओनर बना दिया जाए, सो दैट जो बीच के लोग हैं, जो बीच के इंटरमीडिएट पीपल हैं, वो अपना जो भी अमाउंट उनसे चार्ज करते हैं वो ना देना पड़े, इंटरमीडिएट्स को हटा दिया जाए, और जो एक्चुअल कल्टीवेटर्स है उन्हें लैंड होल्डर्स बना दिया जाए। तो ये लैंड रिफॉर्म्स में चेंज करने के लिए सोचा। लैंड सीलिंग, लैंड सीलिंग क्या थी कि हम उसकी एक लिमिट फिक्स कर दें। जैसे लैंड रिफॉर्म्स में सोचा इंटरमीडिएट्स को खत्म कर दिया जाए, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स। बच्चों आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कंडीशन कैसी थी, क्या स्टेप्स लिए उसे इंप्रूव करने के लिए, लैंड रिफॉर्म्स करने का सोचा, इंटरमीडिएट्स को हटाने का सोचा, ठीक है। लैंड सीलिंग करा कि लैंड, हर पर्सन के पास लैंड की एक लिमिट फिक्स कर दी कि बियॉन्ड दैट गवर्नमेंट ने क्या कहा, एक लिमिट फिक्स कर दी जाए और बाकी एक्स्ट्रा लैंड को सब लोगों में डिवाइड कर दिया जाए, सो दैट सबको उसमें शेयर मिल सके, ठीक है। फिर एक चेंज लाने की कोशिश करी ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है बच्चों, यहाँ पर सोचा गया कि हम फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करें। फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन इंक्रीज कैसे होगा, अच्छी क्वालिटी के सीड्स को यूज करके, HYV हाई यील्ड वेराइटी सीड्स को यूज करके, अच्छे फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स, पेस्टिसाइड, जिससे हमारी जो फसल है वो सारी खराब हो जाती थी, कल्टीवेशन, दवाइयां डालकर, सो दैट हम अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें। तो अच्छे इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन के, अब हमारे पास इतना प्रोडक्शन होने लगा कि हम अपना जो सबसिस्टेंस फार्मिंग हम सोचते थे अपने गुजारे के लिए, लाइवलीहुड के लिए ग्रोन अप करें, अदर देन दैट अब हमारा प्रोडक्शन सरप्लस आने लगा। अब हम उसे सरप्लस को सेव कर सकते हैं, उस सरप्लस को मार्केट में सेल कर सकते हैं। बफर स्टॉक लार्ज प्रोडक्शन होने लगा क्योंकि अब हमने पेस्टिसाइड्स अच्छे यूज करने स्टार्ट कर दिए। तो इन सब बातों से ग्रीन रेवोल्यूशन भी कुछ हद तक सक्सेसफुल हो पाया था, फुली सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। तो ये तो हुआ बच्चों आपका एग्रीकल्चर का। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसी रही, फॉरेन ट्रेड कैसा रहा। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर से मैं ओनली आपको वही करा रही हूँ, सो दैट इन पर आप ज्यादा फोकस करके और अच्छी रिविजन कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसी थी। बच्चों इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। यहाँ पर आफ्टर इंडिपेंडेंस अब हमारा यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, तो इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर में फर्स्ट पॉइंट आता है कैपिटल की क्या थी बच्चों, शॉर्टेज थी, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल।
कि अभी भी सफिशिएंट फंड्स नहीं थे कि आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर सको और लार्ज स्केल प्रोडक्शन का बेनिफिट ले सको। प्राइवेट सेक्टर के पास फंड्स की शॉर्टेज थी, इतना पैसा नहीं था प्राइवेट सेक्टर के पास कि वो होल हार्टेडली इन्वेस्ट कर सके और लार्ज स्केल प्रोडक्शन के बेनिफिट्स ले सके। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। टाटा एंड बिरलाज ओनली वेल नोन प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे। एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट को इसमें क्या करनी पड़ी, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी थ्रू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। गवर्नमेंट को इसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी थ्रू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, सो दैट प्राइवेट सेक्टर का बर्डन कम हो सके। देन लैक ऑफ इंसेंटिव, प्राइवेट सेक्टर के पास बच्चों कोई इंसेंटिव नहीं था कि वो क्यों इन्वेस्टमेंट करें। गवर्नमेंट ने उनके मोटिवेशन के लिए कोई एक्स्ट्रा सब्सिडी कंसेशन नहीं रखा था जिनसे वो मोटिवेट हो कि हम इस सेक्टर में इंडस्ट्रीज लगाएं। Then objective of social welfare. Objective of equity and social welfare of government could be achieved only through direct participation of state. क्योंकि यहाँ पर मोटिव क्या था, सोसाइटी का वेलफेयर हो। ऑब्जेक्टिव क्या था, यहाँ पर लोगों का वेलफेयर हो, तो वो तो गवर्नमेंट के अंडर में ही हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर में तो वो लोग पर्सनल बेनिफिट के बारे में सोचेंगे ना, सोसाइटी के बारे में नहीं सोचेंगे। तो इन सब पॉइंट्स को देखते हुए एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन पास करने का सोचा गया 1956 में। इसमें क्या था, बहुत सारे इश्यूज थे जिन्हें सॉल्व करना था, तो यहाँ पर बहुत सारी गाइडलाइंस, रूल्स बनाए गए ताकि इंडस्ट्रियल सेक्टर की इंप्रूवमेंट हो सके। फिर डिसाइड करा हम क्लासिफिकेशन करते हैं इंडस्ट्रीज का, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। ये आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। आपको वहां इंडस्ट्रीज के नेम देके भी पूछ सकते हैं कि ये किस शेड्यूल के अंडर है, और शेड्यूल देके भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी इंडस्ट्री इसके अंडर में आएगी। तो 17 इंडस्ट्रीज फिक्स कर दी यहाँ पर जिन पे स्टेट का कंट्रोल रहेगा, स्टेट का कंट्रोल रहेगा। 17 इंडस्ट्रीज, आर्म्स, एम्यूनिशन सब इसके अंडर में आ गया जो स्टेट के अंडर में था। आर्म्स, एम्यूनिशन, ऑयल, रेलवे, ये सब यहाँ पर आ गया। आर्म्स, एम्यूनिशन भी, ऑयल, रेलवेज भी। फिर शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज फिक्स कर दी। वो 12 इंडस्ट्रीज में क्या था, मशीनरी हो गया, टूल्स हो गया, वो इसके अंडर में डाल दी। ये कौन सी इंडस्ट्री थी, जो स्टेट यहाँ पर जो हमने फिक्स करी थी 17 थी, यहाँ पर जो हुई वो क्या थी, 12 थी। अब यहाँ शेड्यूल सी के लिए कौन सी रह गई, जो प्राइवेट सेक्टर के पास बची हुई होंगी वो प्राइवेट, जिसमें उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ये प्राइवेट सेक्टर के पास आ गई। और प्राइवेट सेक्टर अगर कोई इंडस्ट्री अगर सेटअप करते हैं तो उसके लिए उन्हें क्या ग्रांट करना पड़ेगा, लाइसेंस की परमिशन लेनी पड़ेगी। इंडस्ट्रियल लाइसेंस क्या है कि अगर आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो यू नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट चेक करेगी कि आप इलीगल तो नहीं काम कर रहे, आपका सब सेटअप लीगल होना चाहिए। वेदर यू आर सेटिंग अप न्यू इंडस्ट्री, चाहे आप एक्सपैंड कर रहे हो, चाहे आप न्यू लगा रहे हो, या न्यू कमोडिटी बना रहे हो, या एक्सपैंड कर रहे हो, या न्यू कमोडिटी के लिए लगा रहे हो, सबके लिए हमें लाइसेंस की जरूरत है। ये एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है बच्चों, लाइसेंस का। देन एक है बच्चों टॉपिक आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे, शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि 1955 में कार्वी कमेटी ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस को देखते हुए उसकी भी लिमिट जो है वो चेंज कर दी। वो लिमिट जो थी पहले 5 लाख थी, जो अब 1 करोड़ हो चुकी है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की लिमिट, ये क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों, इनिशियली इट वाज 5 लाख, नाउ जो रियल अमाउंट इज दैट इज, वो अब करोड़ में पहुंच गया है, वो 1 करोड़ का अमाउंट हो गया इन्वेस्टमेंट का ना, चेंज होकर। और इसका बेनिफिट क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इन इंडस्ट्रीज में लोगों को क्या मिल जाती है, एम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रीज के थ्रू लोगों को काम मिल जाता है। एंड नीड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिग फार्म्स, इनको ना बड़ी फर्म से प्रोटेक्शन की जरूरत है, क्योंकि वही प्रोडक्ट्स अगर बड़ी फर्म बनाएंगे तो इन्हें काम नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने इन्हें क्या दिया, रिजर्वेशन दिया। गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन दिया, जो कमोडिटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बना रही हैं वो बिग फर्म्स नहीं बनाएंगी, और इन्हें वेरियस टाइप्स के क्या दिए, ग्रांट्स, कंसेशंस आर गिवन टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बाय गवर्नमेंट, सो दैट उनको मोटिवेशन मिलता रहे। तो ये था बच्चों स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की लिमिट पता होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट ने, इन्हें कुछ कंसेशन सब्सिडीज दे दी हैं सो दैट उनके लिए मोटिवेशन मिला रहे। देन एक आता है बच्चों फॉरेन ट्रेड कैसा था इन 1950s में। लास्ट क्लास में जब हमने बिफोर इंडिपेंडेंस पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था फॉरेन ट्रेड कैसा था, और यहाँ पर हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था आपको ये पता होना चाहिए आफ्टर इंडिपेंडेंस।
यहाँ क्या था, हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करते थे, बाहर से मंगवाते थे, जो एक बड़ी प्रॉब्लम थी। हम दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट थे, हम ड्यूटीज पे करते थे, टैक्स पे करते थे। तो ये सोचा इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट करा जाए, मतलब जो चीजें हम बाहर से मंगाते हैं, इंपोर्ट्स करते हैं, हम उन्हें इंडिया में बनाएं, जिससे कि हमारे क्या हो, टैरिफ्स बच जाएं, जो हमें इंपोर्टेड गुड्स पे टैक्स देने होते थे, और हमारी दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाए, सो दैट हम इंडिपेंडेंट बन सकें। कोटाज में बच्चों एक लिमिट होती है, ये वन वर्ड में वन मार्कर में आते हैं। कोटाज क्या है? क्वांटिटी फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट, की उससे ज्यादा आप नहीं मंगवाओगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्वांटिटी फिक्स करती है गवर्नमेंट। टैरिफ्स होते हैं जो हम टैक्स पे करते हैं फॉर इंपोर्ट ऑफ कमोडिटी, तो हमारे ये भी सेव हो जाए अगर हम इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर लें। एक्सपोर्ट को प्रमोट करें और इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करें। एक्सपोर्ट को प्रमोट करें कि इंडिया से एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए, ड्यू टू विच हमारे पास क्या आएगी, फॉरेन रिजर्व्स इंक्रीज हो जाएंगे। जब आपके पास फॉरेन करेंसी आएगी तो फॉरेन रिजर्व्स इंक्रीज हो जाएंगे और इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे, जिससे फॉरेन एक्सचेंज की ड्रेनेज कम होगी। देन जो मेन इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक हमारे पास है कि जो पूछ सकते हैं आपसे 2 to 3 मार्क्स में, अगर हम क्रिटिसाइज करें कि हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में अच्छा क्या था और क्या बुरा था। जीडीपी इंक्रीज हुआ था, ऐसा नहीं है नहीं हुआ था। 1950-51 में अगर वो 11% था तो 1991 तक 24% डबल हुआ इंक्रीज। तो बच्चों जीडीपी इंक्रीज हुआ था हमारा, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं हुआ था बट स्टिल इंक्रीज हुआ था। देन यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को इंपॉर्टेंस मिली थी। फॉरेन कंपटीशन से प्रमोशन कैसे आप सेव हो पाए थे, क्योंकि हमने इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो किया था। इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी मतलब दूसरी कंट्रीज पे हम ना डिपेंडेंट रहे, हम इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करें, जिसे आप नेम देते हो इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी, कि अपनी कंट्री पे डिपेंडेंट रहो, दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट मत हो। इससे क्या होगा, हमारे फॉरेन रिजर्व्स इंक्रीज होंगे जब हम एक्सपोर्ट को प्रमोट करेंगे और इंपोर्ट को आप रिड्यूस करोगे, आपके टैरिफ्स बच जाएंगे, हमारे कोटास की लिमिट जो हमें मिली हुई है वो सेव हो जाएगी। लाइसेंसिंग पॉलिसी ने क्या हेल्प करी कि कोई भी उसका मिसयूज ना करे, जिन्हें भी बिजनेस सेटअप करना है वो लाइसेंस लेंगे बच्चों पहले। देन पब्लिक सेक्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा। पब्लिक सेक्टर मींस गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने एक रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन दिया, कंसेशन देकर फैक्ट्रीज को क्या कंसेशन दिए, सब्सिडीज दी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करो ताकि वो मोटिवेट हो सके। गवर्नमेंट ने एक अच्छा रोल अडॉप्ट करा, गवर्नमेंट ने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी, गवर्नमेंट ने लोगों के सोशल वेलफेयर के बारे में सोचा और अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करा। बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ पर हमने न्यू पॉलिसी रेजोल्यूशन में 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। ये प्रॉपरली स्टेट के अंडर में थी, इसलिए 17 इंडस्ट्रीज डाल दी। ऑयल, आर्म्स, एमुनिशन, रेलवे सब यहाँ दे दिया। शेड्यूल बी में यहाँ पर भी ये लुक आफ्टर करेगा स्टेट, 12 इंडस्ट्रीज डाल दी। मशीनरी हो गया, टूल्स, इक्विपमेंट्स हो गया, और शेड्यूल सी जो छोड़ दिया वो प्राइवेट सेक्टर के पास दे दिया, और जिसमें भी वो कोई रॉन्ग स्टेप नहीं ले सकते, लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इस टाइप से ये डिवीजन कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिविजुअल इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा किसके अंडर में है। कोटास पे 1 मार्क पे पूछ सकते हैं, इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी पे पूछ सकते हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या था, क्या इफेक्ट आया उसका इंडिया पर। तो इस टाइप के बच्चों छोटे छोटे बहुत सारे 1 मार्कर्स 2 मार्कर्स क्वेश्चन बनते हैं, जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, इन टॉपिक्स को रिवाइज करना है। तो यहाँ बच्चों हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है विद ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो आपको इन सबको अच्छे से रिवाइज करना है, थॉरली पढ़ना है। तो होप सो बच्चों आप सबको ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।